डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं रविंद्र, ग्राम पोस्ट बेलसंडी, थाना का नाहा, पश्चिमी चंपारण का रहने वाला हूं। मेरे ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग कोरोना की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के बच्चे घरों में बंद है। ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाई का एकमात्र साधन है। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरह से इसे हम कह सकते हैं कि यह ग्रामर का बॉडी है, यानी कि टाइम एंड टेंस इज़ द बॉडी ऑफ द ग्रामर। तो सबसे पहले टेंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किन शब्दों से हुई है, इसकी डिफिनेशन क्या है, टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, टेंस की क्या पहचान है, टेंस के कौन कौन से पिलर्स हैं, 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बच्चों, आज हम बेसिक से लेकर क्लास 12 तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। जो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे उसका हल करेंगे, हम क्वेश्चन को लेकर आसान ट्रिक के माध्यम से, आसान रूल के माध्यम से उसको हम हल करेंगे उसको। तो देखते हैं दोस्तों, जो टेंस जो शब्द है, टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस मीन्स टाइम। मतलब कि टेंस एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बना है जिसका अर्थ होता है टाइम। इसका डिफिनेशन बहुत ही हम सरल ढंग से दे सकते हैं, जो पूरे टेंस को समझने के लिए बहुत ही इसका डिफिनेशन फिट बैठता है। टेंस इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अर्थात टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। क्रिया के कौन कौन से रूप है, हम सभी जानते हैं कि मूलतः क्रिया के 3 फॉर्म को हम याद करते हैं, लेकिन इसका चौथा और 5वां फॉर्म इसको हम अपने आप हम बना लेते हैं। तो क्रिया का पहला फॉर्म है V1, दूसरा V2, V3, चौथा है V4 और 5वां है V5। V1 फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, और V2 को हम पास्ट टेंस फॉर्म कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म कहते हैं, और V5 को प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, इसमें एस या एस लगाकर बनाते हैं। और V4 को V1 फॉर्म में ING जोड़कर हम इसको बना लेते हैं। इसलिए हमें 3 फॉर्म V1, V2 और V3 याद करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं V1 फॉर्म में, जैसे गो का गो, वेंट, गॉन, और गो में हम ING लगा देते हैं तो गोइंग हो जाता है, और गो में ES हम जोड़ देते हैं तो गोज हो जाता है। उसी प्रकार ईट हम, यह ईट जो है वर्ब का रूट फॉर्म है, यानी कि बेस फॉर्म है, ईट, एट, ईटन, और ईट में ही बेस फॉर्म में या रूट फॉर्म में ING जोड़ते हैं तो ईटिंग हो जाता है, और ईट में ही इसमें EN जोड़ देते हैं तो ईटन हो जाता है। तो हम टेंस की परिभाषा जो दिए हैं, टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है, तो यहाँ एग्जाम्पल से हम स्पष्ट इसको कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ, आई गो देयर, आई एम गोइंग देयर, आई हैव गॉन देयर, चौथा है आई वेंट देयर, आई वॉज गोइंग देयर, आई हैड गॉन देयर, आई शैल गो देयर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब का जो भी फॉर्म है,
वर्ब के टेंस के अनुसार इसके फॉर्म में ही हम चेंजिंग देख पा रहे हैं। यहाँ पर गो है, यहाँ पर गोइंग है, तीसरे एग्जाम्पल में गॉन है, चौथे में वेंट है, पांचवें में गोइंग फिर है, छठे में गॉन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वाक्यों में पूरे तरह से वर्ब का ही रूप में चेंजिंग होता रहा है। इस प्रकार हम समूचे टेंस को वर्ब के रूपों का खेल भी कह सकते हैं, यानी कि पूरा टेंस वर्ब के रूपों का खेल है। जिस प्रकार क्रिया को हम ग्रामर का रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ द ग्रामर, उसी प्रकार हम टेंस को बॉडी ऑफ द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का शरीर भी हम बॉडी भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइम क्या है। टाइम यहाँ पर देखिए, टाइम का डिफिनीशन लिखे हुए हैं कि इट इज़ नेचुरल वर्ड एंड शोज द मीनिंग ऑफ वर्ब। ठीक ना, यानी कि यह एक नेचुरल वर्ड है टाइम, और यह क्रिया के अर्थ को दर्शाता है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे कि टाइम को हम 3 भागों में बांटते हैं, और 3 भाग में कौन कौन 3 भाग है? प्रेजेंट टाइम, पास्ट और तीसरा है फ्यूचर टाइम। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे टाइम को हम इससे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल है, मिसेज रेणुका इज अ गुड टीचर। मिस्टर रेणुका एक अच्छी शिक्षिका है। पास्ट टाइम में मिस्टर सिन्हा वाज अ गुड टीचर। मिस्टर सिन्हा एक अच्छे शिक्षक थे। फ्यूचर टाइम में रंजन विल बी अ गुड टीचर। रंजन एक अच्छे शिक्षक होंगे। इन तीनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि इसमें समय का ही बोध हो रहा है, इसमें क्रिया के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। यानी कि इन टाइम और टेंस में हम डिफरेंस को एक टेबल के द्वारा यहाँ पर दर्शा रहे हैं, टाइम और टेंस। और जो टाइम है आदिकाल से अस्तित्व में है और अंत तक रहेगा, यानी कि जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से ही समय है, और जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक समय रहेगा। लेकिन काल की उत्पत्ति भाषा के साथ होती है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, भाषा लैंग्वेज का निर्माण हुआ, उस समय से भाषा को लिखने के लिए या समझने के लिए टेंस की उत्पत्ति होती है, और जब भाषा जब समाप्त हो जाता है तो टेंस भी खत्म हो जाती है। दूसरा है समय प्राकृतिक और यूनिवर्सल है, यानी कि नेचुरल और यूनिवर्सल है, जबकि टेंस मैनमेड और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि टेंस मानव के द्वारा बनाया गया है और एक ग्रामेटिकल अवधारणा है। और तीसरा है कि समय क्रिया के अर्थ को दर्शाता है, इट शोज द मीनिंग ऑफ वर्ब, बट टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि टेंस क्रिया के रूप को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा चौथा डिफरेंस को हम कह सकते हैं कि टाइम क्रिया एक्शन को, यानी कि कार्य को नहीं दर्शाता है, लेकिन काल हमेशा किसी कार्य को ही शो करता है। पांचवा अंतर है कि टाइम को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, लेकिन टेंस 2 ही प्रकार के हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम समझने के लिए, विभिन्न प्रकार के वाक्यों को समझने के लिए, अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पॉज करो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। जैसा कि हम बताए हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम्स टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस
और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं, द एक्शन which is done at the present time is called present tense. Past an action which is done at the past time is called past tense and future tense. An action which will be done at the future time is called future tense. तो इस प्रकार हम तीन टेंसों को देखते हैं और इन तीनों टेंस का चार टाइप होते हैं, जिसको हम अब इनके रिकॉग्निशन यानी पहचान के साथ इन चारों टेंसों को देखेंगे और इस प्रकार इन तीन टेंसों के चार टाइप मिलाकर कुल 12 टाइप्स हो जाते हैं, जिनकी हम अलग अलग पहचान को देखेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हैं, हूँ, हैं लगा हो, और पास्ट टेंस की पहचान है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थी, थे लगा रहता है, और फ्यूचर टेंस में गागे, गी होता है। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के चार टाइप्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहचानेंगे इसको कैसे? हम देखेंगे सिंपल, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम पहचानना हो तो देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं लगा हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। अगर उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य को पहचानना हो तो ये हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हम कहेंगे। उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी यहाँ से हम था, थे, थी लेंगे और वहाँ से ता, ते, ती या रहा, रही लेकर हम इसको हम पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे कि टेंस के लिए कौन से 3 पिलर्स है जिस पर हमारे टेंस का इमारत या टेंस का पूरी बिल्डिंग खड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि 3 पिलर्स ऑफ टेंस, यानी कि टेंस के 3 खंभे हैं। मान लेते हैं यह टेंस का हाउस है, एक हाउस है, घर है, इसके 3 खंभे। कोई भी घर जिसकी जितनी ही खंभा या पिलर मजबूत होता है वह घर उतना ही मजबूत होता है। तो इन टेंस को सबसे पहले समझने के लिए इसके 3 पिलर्स को, 3 खंभों को, 3 स्तंभों को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वह कौन कौन है? पहला पिलर है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्यों की बनावट, और दूसरा पिलर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब क्रिया का रूप, और तीसरा पिलर है पर्सन एंड नंबर्स। इन तीनों पिलरों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम टेंस नहीं बना पाएंगे, और टेंस जब नहीं समझेंगे तो हम पूरे ग्रामर को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है पूरे ग्रामर को समझने के लिए
टेंस के पिलर को भी समझना। तो टेंस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, आई ईट अ मैंगो। आई यहाँ पर देखते हैं, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है और अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर पहला है, अगर इंग्लिश सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हिंदी में इसका अनुवाद जब हम करते हैं तो मैं आम खाता हूँ, पहले कर्ता होता है, तब कर्म होता है और अंत में क्रिया होता है। और इंग्लिश और हिंदी वाक्यों में अंतर यह है कि कर्ता के बाद इंग्लिश वाक्यों में मेन वर्ब आता है या वर्ब आता है, जबकि हिंदी वाक्यों में दूसरे नंबर पर कर्म आता है और अंग्रेजी वाक्यों में तीसरे नंबर ऑब्जेक्ट आता है, जबकि तीसरे नंबर पर क्रिया होता है। तो चूँकि हम इंग्लिश से ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पहले वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट रखेंगे, तो वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नहीं तो अगर हिंदी वाक्यों की तरह चलते हैं तो हमारा पूरी सेंटेंस क्या हो, गलत हो जाता है। अगर है कि आई ईट मैंगो, अगर हिंदी वाक्यों की तरह करेंगे आई मैंगो ईट, तो यह हमेशा गलत हो जाता है। तो हमेशा अंग्रेजी वाक्यों के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम वाक्यों को बनाएंगे। अब चलते हैं, दूसरा जो फॉर्म है फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, दूसरा जो पिलर है फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। तो हम बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रिया के 5 रूप को हम पहले ही पढ़े हुए हैं, जिसमें से 3 फॉर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, V1, V2, V3। और V1, V2, V3 जब हमको याद है तो V4 V1 में ING लगाकर बनाते हैं और V5 V1 में S या ES लगाकर बना लेते हैं। तो देखते हैं, एक फिर से उदाहरण देखते हैं, ईट V1 है, एट V2 है और ईटन V3 है। और चौथा है V1 में ईट में ING लगा देते हैं तो ईटिंग हो जाता है, और V1 में ही ES लगाते हैं तो वह ईट्स हो जाता है। तो इस प्रकार हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को कि पूरी टेंस क्रिया के रूप में परिवर्तन ही है, क्रिया के रूप में परिवर्तन की कहानी ही टेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में इन 5 क्रिया के रूपों का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे हम याद कर लेंगे। इसे किसी भी ट्रांसलेशन या ग्रामर की किताब से इसको हम करीब 500 वर्ब के तीनों रूपों को अगर याद कर लेते हैं तो हम अंग्रेजी में टेंस सीखने के लिए हम बहुत ही तैयार हो सकेंगे। इसलिए इन 5 रूपों का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा टेंस के हाउस का पिलर है पर्सन एंड नंबर्स, जिसको हम एक टेंस के चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे। पर्सन हम जानते हैं कि पुरुष हिंदी में कहते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार नंबर, इसको हम वचन कहते हैं, 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। जिससे किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध है उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर हम कहेंगे। हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है, और फर्स्ट पर्सन में ही प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट वी होता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यू होता है, तुम, और प्लूरल नंबर में भी यू ही होता है, जिससे तुम लोग से हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम होता है, सिंगुलर नाउन होता है, कोई किसी का नाम, किसी लड़का या लड़की का नाम होता है। उसी प्रकार प्लूरल नंबर में
दे होता है, जिसका अर्थ होता है वे या वे सब, या कोई दो व्यक्ति का नाम होगा या दो वस्तुओं का बोध होगा, उसमें हम दे के रूप में इसको सब्जेक्ट के रूप में हम लिखते हैं। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उसी प्रकार प्लूरल नंबर में वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही देखते हैं यहाँ पर यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। और सेकंड पर्सन के ही प्लूरल नंबर में यू प्ले क्रिकेट, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में ही सी इट है, इसमें ही प्लेज क्रिकेट या सी प्लेज क्रिकेट या इट प्लेज क्रिकेट या मोहन प्लेज क्रिकेट। उसी प्रकार थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे प्ले क्रिकेट या मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट। तो इस चार्ट में हम देखते हैं, इस पर्सन और नंबर के चार्ट में हम फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में वर्ब में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, प्ले 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 प्ले। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा क्रिया में या वर्ब में एस या एस लगता है, ठीक ना। तो यहाँ देख रहे हैं सी प्लेज क्रिकेट या मोहन प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यह बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पर हम अब देखेंगे बारी बारी से यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हम स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे जो आपको हम बाद में भी बताएंगे। यहाँ पर यह जो 12th क्लास के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बताएंगे। लेकिन पहले हम समझ लेंगे कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर जो 3 प्रकार के हम सेंटेंस को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। MV1 या MV5 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे आई एक एग्जांपल देते हैं, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, टीच हो गया, MV1 हो गया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, लेकिन यही अगर सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है आई, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर नंबर रहता तो हो जाता जैसे राम टीच इंग्लिश, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा वर्ब में एस या एस लगता है। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होता है, उसके बाद MV1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डू डज कहाँ लगता है, हम यहाँ एक बार फिर से देखेंगे। आई, वी, यू और दे के साथ डू या डू नॉट का
प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट छूटा हुआ है प्लस MV और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर डज का प्रयोग होगा, यानी कि आई वी यू दे के साथ डू या डू नॉट का प्रयोग होगा और ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर आई डू नॉट टीच इंग्लिश, उसी प्रकार राम डज नॉट टीच इंग्लिश। जब डू डज का प्रयोग होगा तो क्रिया का पहला रूप लगेगा। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है यस और नो वाला, यस नो, और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, यस नो वाले इंट्रोगेटिव में हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, डू डज है, नॉट है, MV1 है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, डू और डज को हम बाहर करते हैं और जो जैसा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और नॉट को हम कोष्ठ में रखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं होगा तो नोट नहीं लगाएंगे, इसलिए इसको हम कोष्ठ में रखते हैं। ठीक है, और MV1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अगर होता कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो होता डू आई नॉट टीच इंग्लिश। अगर फॉर्मल अंग्रेजी में, स्पोकन इंग्लिश में इसका व्यवहार होता है, नॉट को अगर एक साथ लगते हैं डोंट लिखते हैं और या तो डजन करते हैं। अगर रहता कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ तो होता कि डोंट आई टीच इंग्लिश। ठीक है, उसी प्रकार WH इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, कि यानी डू डज और सब्जेक्ट के पहले व्हाट, व्हाई, वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से जो भी स्ट्रक्चर हम पहले लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसको हम यहाँ पर पुनः हम लिख देते हैं। वही अगर रहता कि हम यहाँ पर देखते हैं कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम क्या पढ़ाते हो, तो व्हाट डू यू टीच। यहाँ पर है कि व्हाट इंट्रोगेटिव का व्हाट लगाएंगे और डू रखेंगे, व्हाट डू यू टीच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का दोनों नंबर सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन का दोनों नंबर और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो तो डू का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के को पहले देखने के बाद ही हम डू डज का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है कि व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो। तो इस प्रकार व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ का फॉर्मल इंग्लिश में यानी कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो
हम आगे हम देखेंगे इसको। अब हम देखेंगे कि 12 क्लास के जो बोर्ड का क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। बोर्ड के जो 2009 का प्रश्न था, 2009 के बोर्ड 12 क्लास प्रश्न 12 क्लास के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उसमें वो ऑप्शन लेस था, यानी कि उसमें ऑप्शन नहीं देता था, ABCD करके नहीं देता था। लेकिन 2018 से उसमें उसका प्रश्न पूछने का तरीका ही बदल गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। दोनों को हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ जो भी हम बताएंगे यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी बोर्ड का ही क्वेश्चन है करीब करीब। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रूल के माध्यम से हम उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, जो 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही यह लाभदायक साबित होगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद MV1 या MV5 लगता है, ऑब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद अदर वर्ड्स होता है। तो पहला ट्रिक्स है या पहला रूल है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल या रेगुलर एक्शन, यानी कि आदत या नियमित कार्यों को व्यक्त करने के लिए ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। हम पहला एग्जाम्पल है ही ... गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, यानी कि वह 5 बजे सुबह उठता है, यानी कि यह किसी भी व्यक्ति की आदत को दर्शाता है। जो सुबह उठना एक आदत है, इसीलिए ही जो है 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा गेट अप जो है उसको हो जाएगा गेट्स अप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गेट्स अप हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्ब है, कोष्ठ में जो वर्ब दिया हुआ है उसी को हम चेंज करते हैं। और हम टेंस का परिभाषा डिफिनीशन में भी हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि टेंस में क्रिया के रूप में ही परिवर्तन होता है। जो यहाँ पर हम देखेंगे जितने भी कोष्ठ में दिए हैं इसी को हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है माई मदर ... टेक टी विदाउट शुगर, मेरी माँ बिना चीनी का चाय पीती है। तो उसको बिना चीनी का चाय पीने की आदत है, यह आदत संबंधी है। और यह माई मदर 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ टेक जो वर्ब है उसके साथ एस का प्रयोग होगा। तो हो जाएगा माई मदर टेक्स टी विदाउट शुगर, टेक्स हो जाएगा। तो जो पहले 2009 में जो सवाल पूछते थे, 2009 से लेकर 2017 में, या खाली जगह को भरने के लिए इसमें आंसर को हमको लिखना पड़ता था। लेकिन आज का जो 2018 से जो सवाल बोर्ड के पैटर्न में जो चेंजिंग आया है, यानी OMR शीट में जो कंप्यूटर से जो चेक किया जाता है उसमें ऑप्शन होता है और OMR शीट होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जो हम बाद में हम देखेंगे। पहले वाला सवाल को देखते हैं, उसमें अगर हम समझे रहेंगे प्रेजेंट टेंस को, हम समझे रहेंगे पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज को समझे रहेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आगे जो है यह कंपटीशन में भी हमारा यह एग्जाम्पल काम आएगा। जैसे है देखते हैं तीसरे नंबर में राजेश ऑलवेज ... कम लेट। राजेश को हम हमेशा लेट आता है, उसको लेट आने की आदत है। तो राजेश यहाँ 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर रहेंगे राजेश ऑलवेज कम का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कम्स, राजेश ऑलवेज कम्स लेट। देखेंगे यहाँ पर चौथे नंबर का, यहाँ पर हम नंबरिंग थोड़ा सा गलत रॉन्ग। चौथे नंबर का सवाल है आई नेवर ... टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। नेवर मतलब होता है कभी, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेवर लिया हुआ है। और आई जो सब्जेक्ट है 1st पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए टेल में जो वर्ब टेल है इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए आई नेवर
टेल का ही टेल ही रहेगा, नेवर टेल अलाई। पांचवा है देखते हैं एवरीवन डैश लव हिज कंट्री। इसमें हम देखते हैं कि लव जो है इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग हम नहीं करेंगे, नहीं, इसमें जो है लव में है एवरीवन है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें लव में चेंजिंग होगा तो हो जाएगा इसका एवरीवन लव्स हिज कंट्री। सभी अपने देश से प्यार करते हैं, सभी देशवासी अपने देश से प्यार करने की आदत होती है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा लव्स हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एंड छठा क्वेश्चन में एंड ओल्ड बेगर डॉट डॉट फॉर आर्म्स एट द गेट। नहीं, यहाँ पर एक बूढ़ा भिखारी है जो गेट पर भिक्षा के लिए खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ ए में है बेगिंग, बी में है बेग्स, सी में हैज बेग्ड और डी में है नन ऑफ दी। जो 2018 से पैटर्न जो चेंज हुआ है उसी पैटर्न पर आधारित है यह क्वेश्चन। तो एंड ओल्ड बेगर हम देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसमें यह बेग मन होता है भिक्षा मांगना, इसलिए बेग जो रूट वर्ब है इसमें एस लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। 1 2 6। अब 7वां नंबर देखते हैं सानिया मिर्जा डैश टेनिस। यहाँ पर ए में है प्लेइंग, बी में है प्लेज, सी में है प्लेड, डी में है नॉन ऑफ दीज। सानिया मिर्जा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और वो टेनिस का सभी जानते हैं कि वो टेनिस की मशहूर खिलाड़ी है, इसलिए वह इसमें थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में एस लगता है, एस या एस लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रूल सेकेंड। रूल सेकेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या परीक्षा में हर बार यह हमेशा पूछा करता है यह सवाल। टू एक्सप्रेस एडवर्ब ऑफ टाइम, कुछ ऐसे टाइम है प्रेजेंट टेंस में जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है इन सवालों का जवाब देने के लिए। जैसे देखते हैं हम ऑलवेज, जिसमें वो हिंदी में हम लिख दिए हैं, इसका मीनिंग ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, यूजुअली का अर्थ होता है प्रायः, ओकेजनली का अर्थ होता है कभी कभार, ऑफेन का अर्थ होता है अक्सर, समटाइम्स का अर्थ होता है कभी कभी, डेली का अर्थ होता है प्रतिदिन, एवरी मॉर्निंग का अर्थ होता है हर सुबह, एवरी डे का अर्थ होता है हर दिन, सेल्डम का अर्थ होता है विरले, रेयरली का अर्थ होता है कभी कभार, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, उसी प्रकार स्कार्सली का अर्थ भी होता है मुश्किल से। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अगर किसी भी प्रश्न में यह टाइम ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम, यह ऑलवेज नेवर यूजुअली अगर जुड़ा हुआ हो तो हम आँख तुम कर हम समझेंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसमें हम V1 या V5 का वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला चलते हैं, देखते हैं पहला जो मेरा सवाल है, सी यूजुअली स्पीक इंग्लिश, ठीक ना। तो यहाँ पर डॉट डॉट में है जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है 2009, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में जो सवाल पूछा गया है वैसे ही पूछता था, इसका केवल आंसर ही देना पड़ता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजुअली है ना, यूजुअली सब जुड़ा हुआ, तो हम तुरंत दिमाग में लगाएंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और सी मेरा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स, ठीक ना। सी यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश। तो जितने भी हम कोस्ट में यहाँ पर दिखाएंगे स्पीक, गो, कम, उसी को हमको चेंज करना है बच्चे। दूसरे नंबर में है सी ऑलवेज डॉट डॉट गो देयर। तो यहाँ पर ऑलवेज शब्द लगा हुआ, हम बोल दिए कि किसी भी वाक्य में जब एडवर्ब ऑफ टाइम लगा होगा, कहीं जुड़ा हुआ, तो
हमको देख कर चलेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है और उसमें V1 V5 का हम प्रयोग करेंगे। यही अकाट्य सूत्र है। देखेंगे यहाँ पर सी ऑलवेज डॉट गो देयर। सी हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर देंगे गो को हम क्या करेंगे, गो में गोज में हम चेंज करेंगे। पॉज कर। हम देखते हैं तीसरे सवाल में बच्चे कि ही रियरली डॉट डॉट कम हियर इन टाइम। रियरली लगा हुआ है इस सेंटेंस में, तो हम समझेंगे कि इसमें यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और ही है, तो यहाँ पर V5 हो जाएगा, ही कम्स हो जाएगा, यानी कि ही रियरली कम्स हियर इन टाइम। वह बिरले ही यहाँ समय पर आता है, यानी कि उसके आदत समय पर आने की आदत है। यानी कि ये ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, ऑफेन, समटाइम्स जहाँ लगा हुआ होगा, यह आदत को भी, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात है कि यह जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, हैबिचुअल एक्शन को यहाँ पर यह दर्शाता है। अब देखेंगे चौथे सवाल में ही स्कार्सली डॉट डॉट कम हियर इन टाइम। वह मुश्किल से यहाँ समय पर आता है, ठीक ना, यानी कि यहाँ भी ही लगा हुआ था, यहाँ पर भी कम्स हो जाएगा। ये स्कार्सली वो मुश्किल से समय से आता है। पांचवा में देखेंगे जो आज कल ऑप्शन में जो पूछता है, तो पिछला बार ही जो 2021 में पूछा था, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आई ऑलवेज डॉट डॉट द पुअर। यहाँ पर ए में है हेल्प, बी में है हेल्प्स, सी में है हेल्प्ड और डी में है हैज हेल्प्ड, ठीक ना। तो यहाँ पर देखेंगे आई ऑलवेज, आई जो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हेल्प इसका आंसर होगा ए हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का हम चेंजिंग नहीं करेंगे। और छठा सवाल है अजय यूजुअली लेट। यूजुअली माने प्रायः, यहाँ पर है ए में है कम, बी में है कम्स, सी में है केम, डी में है हैज कम। तो यहाँ देखेंगे कि अजय प्रायः विलम्ब आता है, विलम्ब से आता है। अजय को आदत है हमेशा लेट आने की। तो और अजय चूँकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ क्रिया का पांचवा रूप लगता है, यानी V5 का हम प्रयोग करेंगे। या V5 में एस या एस लगता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अजय यूजुअली हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी ही सही होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आजकल जो भी ऑप्शन वाला सवाल आते हैं उसके लिए OMR शीट मिलता है। OMR शीट को हम क्या करेंगे, OMR शीट में ही उसका आंसर देंगे, जो कंप्यूटर के द्वारा जांच की जाती है, और हम सही ही देंगे। उसमें किसी प्रकार इरेज नहीं करेंगे, किसी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक ना, ताकि हमारा उसमें से नंबर नहीं कटे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक, हम फिर दूसरे वीडियो को लेकर आएंगे। मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और इससे आप फ़ायदा लेते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।